आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है ममता, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और कैसे बोर्ड की कॉपी पर इसका उत्तर लिखा जाता है इसको भी सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो गद्यांश रहेंगे जो कि अलग अलग पाठ से होंगे, और इन दो गद्यांशों में से कोई एक जो आपने अच्छी तरह से तैयार किया हो, जिसको देखकर लगे कि आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, उस एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। कैसे प्रश्न होते हैं जरा सा देख लीजिए। देखिए, इसी तरह से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उसके नीचे इस तरह से सूचना रहेगी। चलिए, सूचना को भी आप थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और गद्यांश के नीचे इसी तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 ही प्रश्न दिए रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको गद्यांश को पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, और इनके उत्तर आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गद्यांश में ही मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो चलिए, अब हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्न के माध्यम से ही सारी बातों को सीखते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले चलिए एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आखिर गद्यांश में दिया क्या गया है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। ये गद्यांश है। चलिए, अब यहीं पर मैं एक बार इस गद्यांश की व्याख्या आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ, और जो मैं बताऊँगा इसी चीज़ को हम लोगों को वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है, और देखिए, हर व्यक्ति गद्यांश की व्याख्या अपने अपने तरीके से करता है और सभी की व्याख्या सही होती है। इसका निश्चित नहीं है कि कौन कैसे व्याख्या करेगा। आप मेरी बात को सुन लीजिए, और यदि भाव आपको समझ में आ गया है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी व्याख्या मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए, गद्यांश की व्याख्या के लिए ज़रूरी है कि आपको सारांश मालूम होना चाहिए, इसलिए पाठ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़े रहिए। पूरी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि पाठ में क्या है। तो देखिए, इस पाठ में यहाँ पर है क्या कि जो ममता के पिताजी चूड़ामणि हैं, वो शेर शाह से रिश्वत के रूप में स्वर्ण और आभूषण ले लेते हैं। ठीक है, और स्वर्ण और आभूषण लेकर के अपनी पुत्री ममता के पास आते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी गद्यांश में यही चीज़ दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता जब स्वर्ण और आभूषणों से भरे हुए थाल के साथ अपने पिताजी को देखती है तो, इतना आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहे, देखती है तो। अब आ जाइए गद्यांश पर। देखती है तो अपने पिताजी से कहती है, हे भगवान, तब के लिए। अब यहाँ पर जोड़िए, अब सारांश मालूम रहेगा तभी जोड़ पाएंगे। तब के लिए अर्थात जब पिताजी आपका मंत्री पद चला जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, उस विपत्ति के लिए इतनी तैयारी। आयोजन माने तैयारी, इतनी तैयारी। ईश्वर की, परमपिता को बदलिए,
ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब यहाँ पर क्या कहना है, हे पिताजी, यदि ईश्वर ने हमको दुख दे ही दिया तो हम उससे बच नहीं सकते हैं, इसलिए उस परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। बात को समझिए जरा सा। देखिए, आप खूब तैयारी कीजिए, खूब पैसा रुपया अपने पास रखिए, लेकिन यदि भगवान आपको दुख देना चाहेगा तो सब धरा का धरा रह जाएगा और आपको दुख मिल जाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। तो ममता यही कह रही है कि आप कितनी भी पिताजी तैयारी कर लीजिए, लेकिन यदि ईश्वर दुख देगा तो सब बेकार हो जाएगा, कोई लूट ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, हम विपत्ति से बच नहीं सकते हैं। तब ममता को कहना पड़ा अपने पिता से कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। हे पिताजी, यदि ईश्वर ने हमें दुख दे ही दिया तो फिर हम उससे बच नहीं सकते हैं। फिर आगे ममता कहती है कि पिताजी, क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? क्या इस संसार में हमें कोई भीख देने वाला नहीं होगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? क्या इस संसार के सारे हिंदू मर जाएंगे? क्या इस धरती पर कोई भी हिंदू बचा नहीं रहेगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भीख में दे सके, भीख में जोड़ दीजिए, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे सके, यह असंभव है। पिताजी, यह असंभव है कि सारे हिंदू एक साथ मर जाएंगे, कुछ लोग बचे जरूर रहेंगे जो हमें भीख देंगे। इसलिए पिताजी, यह जो रिश्वत है, ये जो घूस के रूप में आपने स्वर्ण आभूषण लिया है, इसको वापस कर दीजिए, फेर दीजिए। देखिए, फेर दीजिए, वापस कर दीजिए, फेर दीजिए। पिताजी, मैं भय से कांप रही हूँ। जोड़ दीजिए भय। कांपता आदमी क्यों है? डर से। तो आप जोड़िए, मैं डर से कांप रही हूँ। अब इसकी को बदलिए, इसकी इस स्वर्ण से घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण आभूषण की, घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण आभूषण की चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। जो नहीं बदलने लायक है नहीं बदलेंगे, मूर्ख है कहकर उसके पिता चूड़ामणि चले गए। तो ये गद्यांश की व्याख्या रही। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, आप संदर्भ तभी लिख पाएंगे जब आपको पाठ का नाम मालूम रहे और लेखक का नाम मालूम रहे और किताब का नाम मालूम रहे। तो देखिए, किताब का नाम तो मालूम ही है कि हम लोग हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पाठ का नाम मैंने बता दिया कि ममता है, वो भी हमको पता है। लेखक जयशंकर प्रसाद है, ये भी हमको पता है। तीनों चीज़ें पता है। तो चलिए, अब कैसे इसका उत्तर लिखेंगे बोर्ड की कॉपी पर, वो भी देखते हैं। तो देखिए, ध्यान रहे, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, ये पहले पर रहेगा। देखिए, खंड क में 20 सवाल OMR के रहेंगे। उसके बाद खंड ख का ये पहला ही प्रश्न रहेगा। ठीक है। अब देखिए, 2 गद्यांश रहेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम आप 3 लाइन छोड़ दीजिए, उचित दूरी बना के लिखिए। एकदम सटा के इसको मत लिखिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कॉपी एकदम साफ साफ लिखनी है। तो 3 लाइन छोड़ने के बाद देखिए, 2 गद्यांश होंगे, तो जो भी आप हल करिए उसका पहले शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लीजिए। कैसे देखिए मैंने लिखा, वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, गद्यांश के शुरू में है हे भगवान, हे भगवान, और लास्ट में है चूड़ामणि चले गए। ठीक है। देखिए, इसी चीज़ को मैंने लिखा है शुरू में। देखिए, हे भगवान, चूड़ामणि चले गए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न की नंबरिंग करेंगे, जो भी रहेगा आप अपने पेपर में देख लीजिए कि रोमन में इस तरह से लिखा है या क ख लिखा है, जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। और हेडिंग डालेंगे संदर्भ, डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से। देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ममता नामक पाठ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं लिख रहा हूँ ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम
काले रंग की पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ताकि हमारा संदर्भ देखने में सुंदर लगे। हमारे अंदर जितनी भी कला है, जितनी हम सुंदर अपनी कॉपी को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उतनी कोशिश हमको करनी है। ठीक है, पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस गद्यांश की क्या विशेषता है कि देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रेखा खींची गई है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ रेखा नहीं खींची गई है। ठीक है, यहाँ रेखा नहीं खींची गई है और यहाँ से फिर रेखा खींची गई है। देखिए फिर यहाँ से रेखा खींची गई है। तो यानी इस पद्यांश में 2 बार रेखांकित अंश किया गया है। तो 2 बार हमको हेडिंग डालनी है और 2 बार लिखना है। कैसे लिखना, मैंने व्याख्या तो आपको बता ही दी है। अब लिखना कैसे है चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान क्या देना है कि जब पहला प्रश्न आपका पूरा हो जाए संदर्भ वाला, तो फिर 3 लाइन छोड़िए और फिर दूसरे प्रश्न की नंबरिंग करिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बार रेखांकित अंश है तो मैंने पहले को अ दे दिया है। ठीक है, आप क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, बस ये पेपर के अनुसार लिखना है। पहले वाले को मैंने ए दे दिया और देखिए प्रश्न ने कहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसलिए हमारी हेडिंग होगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आप डैश डालेंगे और देखिए जैसे जैसे मैंने कहा था उसी चीज़ को आपको वाक्य बनाना है। और शुरू में क्या अपनी तरफ से जोड़ना है, देखिए प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए थाल के साथ अपने पिता चूड़ामणि को देखा, तब उसने, अब यहाँ से व्याख्या है लाइन की, तब उसने आश्चर्यचकित होकर अपने पिता से कहा कि हे भगवान, मंत्री पद, मैंने पहले भी बताया था, मंत्री पद छिन जाने के बाद आने वाली विपत्ति से बचने के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं। हे पिताजी, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस करना उचित, ठीक या उचित कोई भी लिख लीजिए, उचित नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर हमें विपदा दे ही दिया, विपत्ति दे ही दिया तो फिर उससे बचना मुश्किल है। और पहले जहाँ तक रेखा खींची गई थी उतने की व्याख्या हो गई। अब देखिए जो दूसरी रेखा खींची गई थी उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि जब दूसरा रेखांकित अंश करेंगे, 2 बार रेखा खींची है ना, तो फिर ब डालेंगे, आप ख भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर चूंकि दोबारा हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और डैश डाल करके लिखेंगे, जैसे शुरू में जोड़ते हैं उसी हिसाब से जोड़ेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, इतना अपने से जोड़ दीजिए। अब आगे देखिए व्याख्या, ममता स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए थाल को देखकर अपने पिता से अनुरोध करती हुई कहती है कि हे पिताजी, रिश्वत के रूप में लिए गए इन स्वर्ण आभूषणों को वापस लौटा दीजिए, मैं भय के कारण कांप रही हूँ। रिश्वत के रूप में लिए गए इन स्वर्ण आभूषणों की चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। और दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, देखिए 3 ही प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिख रहे होंगे। तो देखिए ये दोनों प्रश्न सेम हैं, इनकी भाषा अलग है, मूल उत्तर इनका एक ही है, लेकिन प्रश्न की भाषा के अनुसार जब उत्तर लिखेंगे तो थोड़ा सा भाषा बदलेगी, लेकिन उत्तर हमारा वही रहेगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं, फिर दूसरे वाले को हल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपके बोर्ड के पेपर में यदि ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है।
और यदि ये आ गया तो फिर ये नहीं आएगा, 4 नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अब कौन सा आएगा पता नहीं है, तो हम लोग दोनों को हल कर लेते हैं। तो इसमें पहला है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो देखिए आपको पता होगा, मैंने जब गद्यांश में पढ़ाया तो आपको पता लगा होगा। देखिए हम लोग गद्यांश पर चलते हैं। देखिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब यहीं पर उत्तर छिपा है, लेकिन ध्यान रहे इसमें पूरा पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। अब ऐसे में आपको सारांश मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि सारांश मालूम होना चाहिए। अब आपको लिखना क्या है, इसके ऊपर जो गद्यांश था उसमें इसका उत्तर ठीक से दिया है। तो देखिए इसमें उत्तर ये होगा, समझिए कि शेर शाह के द्वारा रिश्वत में लिया गया स्वर्ण आभूषण ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, साहस की जरूरत नहीं, विरुद्ध लगा, इतना ही प्रश्न है। तो शेर शाह से उसके पिता चूड़ामणि के द्वारा घूस के रूप में या रिश्वत के रूप में लिया गया स्वर्ण आभूषण परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस यही बात लिखनी है बनाकर। कैसे लिखेंगे चलिए देखिए ध्यान रहे, जब आपका ये दूसरा खत्म हो तो फिर 3 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद उत्तर लिखेंगे। देखिए मैंने उत्तर लिखा है, ममता को अपने पिता चूड़ामणि के द्वारा शेर शाह से रिश्वत के रूप में लिया गया स्वर्ण आभूषण परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। प्रश्न की भाषा में मैंने लिखा विरुद्ध लगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसका उत्तर दोनों का सेम है, लेकिन भाषा थोड़ी सी अलग है। अब इसमें बताया गया है तो ये चीज़ हमको प्रश्न के उत्तर में जोड़नी है। देखिए मैंने इसका उत्तर वही लिखा है, लेकिन प्रश्न की भाषा के अनुसार कैसे लिखा है एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप दूसरा डालेंगे और लिखेंगे, गद्यांश में मंत्री चूड़ामणि द्वारा शेर शाह से रिश्वत के रूप में लिया गया स्वर्ण आभूषण, देखिए स्वर्ण आभूषण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे परमपिता की विरुद्ध लगा यहाँ बताया गया है, बाकी मूल उत्तर तो सेम है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको इनका उत्तर लिखना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी।